नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सफलता मंच। साथियों, आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है संबंध एवं फलन। ये टॉपिक अमूमन जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो छोड़ देते हैं कि इसे बाद में कराएंगे, और स्टूडेंट भी उन्हीं के अनुसार छोड़ देता है कि चलो बाद में कर लेंगे, कम इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप आगे गणित से पढ़ना चाहते हैं या एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और ये टॉपिक थोड़ा सा प्रैक्टिकल कम होता है, इसमें चीज़ें एज्यूम ज़्यादा करनी पड़ती हैं, इसलिए स्टूडेंट इससे दूर भागता है। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि हर टॉपिक को एक बिल्कुल सिंपल वे में हम क्लियर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप संबंध एवं फलन के कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे और प्रश्नावली के सवाल भी करने लगेंगे। तो आज ये पहला वीडियो है संबंध एवं फलन का, जिसमें हम ये जानेंगे कि जो पिछली क्लास 11th में जब हमने ये टॉपिक पढ़ चुके हैं कि कार्तीय गुणन क्या होता है, आज थोड़ा सा रिवीजन करेंगे इस चीज़ को। उसके बाद संबंध क्या है, संबंधों के प्रकार, और संबंधों के प्रकार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आएगी स्वतुल्य या सममित या संक्रामक संबंध, और उसके बाद हम पढ़ेंगे तुल्यता संबंध, और प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवालों को हम इसी वीडियो में जरूर करवाएंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। पहला टॉपिक इसमें से क्या है कि कार्तीय गुणन क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानें कि कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सेट दिया है 1, 2 और 3 इस तरह से A, और अगर B दे रखा है कोई एक सेट कि 4, 5, 6, इस तरह से अगर कोई सेट A और B दो सेट दे रखे हैं तो इनका अगर हम कार्तीय गुणन निकालेंगे तो उसे लिखते हैं हम A क्रॉस B। और A क्रॉस B लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सभी एलिमेंट पे ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कैसे, जैसे 1 ले लिया हमने तो 1 के साथ 4 लिख दिया इस तरह कॉमन ब्रैकेट में, और 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, और 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, और 2 के साथ 6, और 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। ये हमारा A क्रॉस B लिख गया कि A कोई सेट ये है और B सेट ये है, तो इनका जो कार्तीय गुणन होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, वो हम इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ एक और बात मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो कार्तीय गुणन लिखा जाता है उनमें जो पहला जो पद होता है, जो पहला, जिसे अगर हम ज्योमेट्री में कहें तो भुज और कोट कहते थे, यहां हम इसे कहेंगे प्रांत और इसे कहेंगे परिसर। ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार 1 नंबर में ये पूछ लेता है कि अगर कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है तो उसका प्रांत क्या है और परिसर क्या है। तो अब अगर इस A क्रॉस B का प्रांत और परिसर की बात करें तो जब इसका प्रांत लिखेंगे, प्रांत को अंग्रेजी में डोमेन कहते हैं, याद रखेंगे, तो प्रांत जो पहला वाला जो सेट है उसके एलिमेंट होंगे, तो पहले वाले के एलिमेंट कितने, 1, 2 और 3, तो इस तरह से ये प्रांत बन जाएगा इसका। और जब हम परिसर की बात करेंगे तो B वाले लिख देंगे। ये हम ध्यान रखेंगे। ये होता है हमारा कार्तीय गुणन, और इसी कार्तीय गुणन पर आधारित अब हम संबंध पढ़ेंगे और फिर फलन पढ़ेंगे। पहली प्रश्नावली में हमारे संबंधों की बात की गई है, तो सबसे पहले हम संबंधों की बात कर लेते हैं। जब हम संबंधों की बात करते हैं कि संबंध क्या होता है, संबंध, रिलेशन, ये हम बिल्कुल व्यवहार में जानते हैं कि हमारा उनसे संबंध है। अब वो संबंध भाई का हो सकता है, बहन का हो सकता है, पिता का हो सकता है, बेटा का हो सकता है, या दोस्त का हो सकता है, या गांव का हो सकता है। इस तरह से तमाम संबंध होते हैं। तो और संबंध के लिए कम से कम
दो लोग, दो चीजें जरूरी हैं तभी तो हम रिलेशन दिखाएंगे। तो यहां अगर कोई एक सेट ए है और एक सेट बी है तो इनके बीच के संबंध को हम लिखा करेंगे ए आर बी। क्या लिखेंगे? ए आर बी। मान लेते हैं कोई सेट इसी तरह से दे रखा है 1, 2 और 3, अभी जो मैंने बताया था, और बी दे रखा है कितना 4, 5 और 6। इस तरह से दो सेट हैं, इनके संबंध को हम लिखेंगे ए आर बी। और ए आर बी जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है काय का? ए क्रॉस बी का। ये बात हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमें याद रखनी होगी कि ए रिलेशन बी जो होता है, ए आर बी जो होता है, ए के साथ जो आर का संबंध है वो हमेशा सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अभी हमने लिख के दिखाया था आपको, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर लिखे गए थे 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, ऐसे ही 3,4, 3,5, 3,6। इस तरह से जो ऑर्डर्ड पेयर बने थे उन्हीं में से कुछ ऑर्डर पेयर जो विशेष संबंध से जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम एक स्पेशल तरीके से लिखते हैं ए आर बी, और इसे ही हम कहते हैं ए से आर में संबंध। अब ए से आर में संबंध क्या हो सकता है अगर हम बात करें तो अगर ये लिखा हो कि आर कोई रिलेशन है ए और बी का, और वो रिलेशन ऐसा है कि ए कॉमा बी तो होगा ही होगा। समझना होगा कि ए कॉमा बी दोनों में ये ऑर्डर पेयर होगा, और ऑर्डर पेयर कैसा होगा कि जो बी है या ए है वो लेस देन बी। बी ए जो है वो लेस देन बी, ये कोई संबंध लिखा है और कॉमा में दे रखा है कि ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक संबंध है कि आर एक ऐसा संबंध है जिसमें ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है और ए हमेशा बी से छोटा होगा, और ए से बिलोंग करता है, ए सेट का एलिमेंट है, और जो बी है वो बी सेट का एलिमेंट है। अब हम ऐसे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में लिखेंगे जिसमें ए हमेशा छोटा हो बी से। ठीक है ना? तो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं एक दो चीज़ों को, क्योंकि ये पूरा ही सेट लिख जाएगा इसमें। तो हम ये मान लेते हैं कि जो बी का जो एलिमेंट है वो यहाँ 4 की जगह कोई एक एलिमेंट मान लीजिए 2 लिखा है। ये मैंने छोटा कर लिया, ये इसलिए कि शर्त को थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ 4 रहने देते तो ये शर्त का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जा रहा था, हमारे पूरे ऑर्डर पेयर लिखे जा रहे थे। देखिए कैसे लिखा जाएगा। अब लिखेंगे आर ए बी, तो ए अगर 1 ले लें और बी अगर 2 ले लें तो क्या बन जाएगा? देखिए ए बी से छोटा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो एक ऑर्डर पेयर ये हो जाएगा इसमें। उसके बाद ए 1 ले लें और बी 5 ले लें, हो जाएगा, क्योंकि बी बड़ा है ए छोटा है, बी बड़ा है ए छोटा है। ऐसे ही ये हो जाएगा 1 और 6, ए छोटा है बी बड़ा है। अगले की बात करेंगे अगर हम, तो ये ले लें 2, और 2 के साथ अगर हम इस 2 को लेंगे, जैसे ही हम 2 के साथ 2 को लेंगे तो क्या होगा कि ये 2 इसके 2 के बराबर होगा। लेकिन हमारी कंडीशन क्या कह रही है कि जो ए है वो बी से छोटा होना चाहिए। तो फिर 2 नहीं ले सकते, फिर डायरेक्ट हम क्या लेंगे? 5 लेंगे। ऐसे ही 2 के साथ ले लेंगे कितना? 6, ये तो बड़ा है ये भी। अब आ जाएगा अगर 3, तो 3 के साथ हम 2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो ए से बी बड़ा होना चाहिए लेकिन 3 से 2 छोटा हो रहा है, इसलिए इसे छोड़ देंगे। तो ये ऑर्डर पेयर छूट जाएगा। तो ये बनेगा अब 3,5 और बनेगा कितना? 3,6। इस तरह से ये हमारा रिलेशन हो गया। इस रिलेशन के अंदर इतने ऑर्डर्ड पेयर आए, सभी नहीं आए, कुछ छूट गए, जैसे 2,2 छूट गया है, 3,2 छूट गया, कुछ ऑर्डर्ड पेयर छूट गए हैं। तो जो कुछ विशेष ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ए क्रॉस बी के,
जो एक विशेष कंडीशन से जुड़े होते हैं, जैसे ये कंडीशन लगी है, तो इस तरह के रिलेशन को हम ए आर बी या आर से लिखते हैं। ये होता है संबंध। यहीं अगर फलन की बात करेंगे तो इन्हीं संबंधों को जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ाने पर कुछ कंडीशन लग जाएंगी कि इनका डोमेन इस तरीके का होना चाहिए, या इसकी रेंज जो इमेज है वो बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसी कई कंडीशनें उसमें बनती हैं, तब वो फलन बनता है। वो अगली एक्सरसाइज में जब पहुंचेंगे हम, तो अगले जो वीडियो आएंगे उनमें हम उस चीज़ को समझ लेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन में हमने ये जाना कि जो हमारा ए क्रॉस बी लिखा होता है, जो ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर कई लिखे होते हैं, उनमें से कुछ ऑर्डर पेयर जो एक विशेष संबंध से जुड़े होते हैं उन्हें हम संबंध कहते हैं। ये कंडीशन हुई हमारी संबंध की। साथियों, यहां एक बात और छूट रही है कि जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। पिछली बार क्लास 11th में ये चीज हम जान चुके हैं, लेकिन अगर यहाँ संबंधों की संख्या की बात आ जाएगी तो यहाँ एक सूत्र लगता है कि मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर कितना है, पी मान लें, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वो बराबर है क्यू। तो अगर ए में पी एलिमेंट हैं और बी में क्यू एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ जो रिलेशन होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर के वो होंगे कितने कि 2 की पावर p इंटू क्यू। इतने रिलेशन बनते हैं। ये मैंने जो सेट थ्योरी का एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसमें देख लेंगे। तो उसमें भी हमने जो सबसेट बनाए हैं, सबसेटों की संख्या बताई है 2 की पावर n। तो यहां पर भी 2 की पावर n ही बन रहा है, लेकिन n की जगह क्योंकि 2 सेट हो रहे हैं तो दोनों के नंबर्स का मल्टीप्लाई किया गया है pq। तो ये क्योंकि r हम पहले ही बता चुके हैं कि r जो होता है वो सबसेट होता है काहेगा a क्रॉस b का, तो सबसेट की संख्या 2 की पावर n होती है। लेकिन n यहां कितनी आएगी, इसके और इसके एलिमेंट का मल्टीप्लाई। अगर हम इसी कंडीशन की बात करें तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 2 की पावर 9। इतने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जब इतने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं तो भाई ऐसा तो है नहीं कि इतने सबको हमें पढ़ना है। हम इनमें से कुछ विशेष संबंधों को पढ़ेंगे और उनके आधार पर अपना आकलन करेंगे। तो आइए साथियों अब पढ़ते हैं कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों अब बात करते हैं संबंधों के प्रकार की। तो संबंधों के प्रकार में हम एक देखेंगे कि रिक्त संबंध क्या होता है। कि एक होता है रिक्त संबंध। रिक्त समुच्चय आप पहले पढ़ के आए हैं जिसमें एलिमेंट कंसिस्ट ना कर रहे हों। तो यहां भी हम अगर रिक्त संबंध लिखेंगे, हमारे पास कोई एक सेट ए है, उसी के आधार पर अब हम सभी संबंधों को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। और ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना जरूरी है। तो देखिए, अगर हम रिक्त संबंध लिखें, हम एक कोई आर लिख रहे हैं कि आर ऐसा है कि आर में है ए कोमा बी, ठीक है। ये कोई ऑर्डर्ड पेयर है और ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है कि जो ए है वो क्या होना चाहिए कि इक्वल टू होना चाहिए b+5। ए इक्वल टू क्या होना चाहिए b+5। और ये दे रखा है कि a कोमा b जो है वो बिलोंग करें काय में, a में। ये सेट देखिए आप कि कोई रिलेशन R है जिसमें ए बी ऑर्डर्ड पेयर है और a बराबर एक वो संबंध दिया है कि b+5। और ये भी ध्यान रखना है कि a और b दोनों कहां से मिलने चाहिए, a से। अब समझिए आप कि मान लीजिए b बराबर कुछ लेते हैं, b बराबर मान लो 1 लिया, b बराबर क्या लिया 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6 क्या। और a वो लौट के होना किस में चाहिए, a में ही होना चाहिए। क्या a में है 6,
नहीं है, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन सकता। ठीक है ना। ऐसे ही अब b बराबर ले लीजिए 2, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, 7 इसमें नहीं है, तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं आएगा। ऐसे ही 3 ले लेंगे तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8, और जबकि 8 भी इसमें नहीं है। तो इस प्रकार की कोई कंडीशन लगी हो जिसमें ये कहे कि जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए रिलेशन में, वो एक भी उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं फाई। क्या कहते हैं, फाई, यानी कि रिक्त संबंध। ठीक है, ये याद रहना चाहिए हमें कि रिक्त संबंध में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता है। अब आते हैं यूनिवर्सल संबंध पर। यूनिवर्सल संबंध पर जब आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखिए कि कोई भी एक रिलेशन ले लेंगे हम। यूनिवर्सल जो संबंध होता है, सार्वत्रिक समुच्चय संबंध होता है, उसकी ये परिभाषा है कि अगर जो हमारा सेट ए है, ठीक है ना, उसके लिए अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो प्रत्येक एलिमेंट पर प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है, तो ऐसे हम रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। कहने का मतलब ऐसा कोई संबंध जो हर एक एलिमेंट पर लागू हो। ठीक है ना। तो अगर सार्वत्रिक संबंध का रिलेशन लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि इसमें जो है a, b कोई ऑर्डर्ड पेयर है और वो ऐसा है कि a - b, और इसका अगर मॉडुलस निकालें वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये भी पता रहे कि a और b जो है वो कहाँ से लिए गए हों, a में से। ये इस तरह से अगर कोई संबंध लिखा है, समझिए ये यूनिवर्सल क्यों है, हमें ये देखना होगा कि a और b दोनों अगर हम a में से लें तो हम ये देखेंगे कि अगर a और b का डिफरेंस निकालें और निकालें उसका मॉडुलस, तो वो जो है हमेशा 0 से या तो बराबर हो या 0 के से बड़ा हो। तो आप ये जानते हैं, ये तो सेट खैर 5 एलिमेंट का, कोई भी सेट ले लीजिए, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स का सेट ले लीजिए, लेकिन ये कंडीशन हमेशा 0 से या तो बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, क्योंकि मॉडुलस लगने का मतलब ये होता है कि माइनस खत्म हो जाएगा और माइनस की कंडीशन बन नहीं रही। आप कोई भी लेके देख सकते हैं कि a बराबर मान लें 1 और b बराबर मान लेते हैं 5, तो a में से 5 गया तो -4, और -4 का मॉडुलस करेंगे तो +4, जो 0 से हमेशा बड़ा है। ऐसे ही कोई भी कंडीशन आप लेंगे तो वो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे सब पर लागू हो जाएगी। इसलिए ऐसे सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है स्वतुल्य संबंध। जिसका नाम क्या है, स्वतुल्य संबंध। ये तीनों पे मैंने स्टार लगा रखे हैं। इन तीनों को हमें गौर से समझना है, एक एक चीज को ध्यान से समझना है, क्योंकि यहां से आपकी प्रश्नावली का काम शुरू हो रहा है। जो पहला है कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है। अगर हम इनकी परिभाषा को अच्छे से समझ गए, इनका बेसिक समझ गए, तो ये समझ लीजिए आप कि जो प्रश्नावली के जो सवाल हैं उनमें से मैक्सिमम सवाल आप अपने आप कर लेंगे, और हम करके भी दिखाएंगे। आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, चीज़ों को नोट भी करेंगे, और जो सवाल हम बोर्ड पर लिखेंगे उन सवालों को सॉल्व भी करेंगे। तो अब देखिए, इनकी हम सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं कि परिभाषा क्या है। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य का मतलब अपने के बराबर। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, अपने के बराबर। तो जब अपने के बराबर की बात आती है तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि आर जो रिलेशन है वो कोई ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें a, कोई ऐसी कंडीशन बने जिसमें क्या हो कि a, ऐसी कंडीशन हो फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, कोई ऐसा संबंध हो जिसमें कोई जो हमारा कंडीशन लगी होगी उस कंडीशन को फॉलो भी करे और सेम डबलेट भी आए। डबलेट का मतलब a और a ही आए,
ए और ए का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। जैसे अगर हम ए की बात करें, एक कोई सेट है और इसके लिए अगर रिलेशन लिखेंगे ए क्रॉस ए वाला, तो उस रिलेशन में क्या बनना चाहिए कि अगर उसमें इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बने वो बन जाए 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5। अगर ऐसा कोई रिलेशन बनता है, ये पांचों अगर उसमें होते हैं, तो हम ये कह देंगे कि वो रिलेशन जो है वो हमारा कैसा है, स्वतुल्य संबंध है। क्या है? स्वतुल्य संबंध। इसमें रिलेशन में आना चाहिए, अगर इसी सेट की बात करें तो 1 1 2 2 और 3 3 और 4 4 5 5। ये इस तरीके से आना चाहिए। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, स्वतुल्य संबंध। अभी इनकी शर्तों को हम आगे बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिनमें से आपको खुद करने होंगे कि ये स्वतुल्य है या नहीं। अभी देखिए, जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, सममित संबंध की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक एक नियम पढ़ा था हमने क्रम विनिमय का। मैथ में आता है कि यदि ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए करें। ठीक वही कंडीशन यहां पर है कि यदि ए कॉमा बी किसी रिलेशन का पार्ट है, एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें ए और बी है, तो अगर उसमें बी कॉमा ए भी होंगे तो हम कह देंगे कि ये जो संबंध है ये हमारा सिमेट्रिक संबंध है। ये प्रत्येक के लिए होना चाहिए। यहां हमने एक कंडीशन और नहीं लिखी है कि ए कॉमा जो बी है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, ए से आना चाहिए, क्योंकि हम एक ए सेट की बात कर रहे हैं। तो ए कॉमा बी अगर उसमें है और अगर बी कॉमा ए उसमें है, तो हम कह देंगे कि ये संबंध कैसा है, सिमेट्रिक संबंध है। अगर उसका उल्टा उसमें मौजूद है तो सिमेट्रिक है। क्लियर? अभी संक्रामक संबंध की बात करते हैं। संक्रामक संबंध ये कहता है कि यदि किसी रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, और अगर उसमें बी कॉमा सी भी है ऑर्डर्ड पेयर, तो यदि उसमें ए और सी भी हो, देखिए ए से बी पर गए और बी से सी पर, तो फिर अगर ए से सी पर डायरेक्ट जाते हैं, अगर ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है कि जो ए और सी, इसका फर्स्ट एलिमेंट हो और इसका लास्ट एलिमेंट हो, ये दोनों का अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर उसमें मौजूद है रिलेशन में, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा रिलेशन है वो संक्रामक संबंध दर्शाता है। तो इस पूरी प्रश्नावली में इन तीनों चीजों पर ही चर्चा की जाएगी कि कौन सा संबंध स्वतुल्य संबंध है, कौन सा संबंध सम्मित संबंध है और कौन सा संक्रामक संबंध है। इन तीन पर ही चर्चा है। कुछ सवालों में यह कहा जाएगा कि दर्शाइए ये स्वतुल्य है, कुछ में यह कहा जाएगा कि जांच कीजिए कि ये स्वतुल्य है या नहीं। इस तरीके से हम इस प्रश्नावली के सवालों को करेंगे। और एक चीज हमें समझनी है कि ये तीनों संबंध जिसमें आ जाते हैं, ये तीनों संबंध जब किसी रिलेशन में फॉलो हो जाते हैं एक साथ, तो उस संबंध को हम कहते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तीनों संबंध जब फॉलो हो जाते हैं तो उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। अब देखिए, मैं कुछ ऑर्डर्ड पेयर आपके सामने लिख रहा हूं और उनमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से संबंध जो है इसमें, कौन कौन से संबंध जो है इसमें फॉलो हो रहे हैं, कौन सा संबंध है और कौन सा नहीं है। तो साथियों, मैंने ये कुछ रिलेशन लिखे हैं। ये रिलेशन है, एक आर बराबर ये रिलेशन है, आर बराबर एक ये रिलेशन है, आर बराबर कोई एक रिलेशन ए है और एक ये चारों रिलेशन में हम ये जांच करेंगे कि कौन सा संबंध स्वतुल्य है, कौन सा सम्मित है और कौन सा संक्रामक है। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सेट ए है वो क्या है, 1 2 3 4 मूल सेट हम याद रखेंगे। अब देखते हैं कि कौन सा संबंध हमारी, जो ये नीचे हमने ये मिटाया नहीं है, इसमें परिभाषाएं लिखी हुई हैं,
तो हम ये देखेंगे कि ये परिभाषा कौन कौन से रिलेशन पर फॉलो हो रही है। तो देखिए, पहला हम बात करते हैं स्वतुल्य संबंध की। स्वतुल्य संबंध ये कहता है कि R में A, A होना चाहिए और फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, मतलब जितने भी एलिमेंट कैपिटल A सेट में हैं उन सब के A, A होने चाहिए। कहने का मतलब डबलेट होने चाहिए। मतलब अब क्या क्या चाहिए कि एक के लिए 1,1, 2 के लिए 2,2, 3 के लिए 3,3 और 4 के लिए 4,4। ठीक है ना। तो अब देखते हैं, क्या पहले रिलेशन में देखें 1,1 है? नहीं है। 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, 4,4 नहीं है। सभी डबलेट जो है वो नहीं है। सेम इमेज वाले जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो नहीं है, इसलिए ये जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। ऐसे ही अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में हम देख रहे हैं 1,1 है हमारे पास, 2,2 है, 3,3 है, लेकिन चाहिए क्या? फॉर एवरी, मतलब प्रत्येक के लिए। तो 4,4 भी इसमें अगर होता तो ये स्वतुल्य संबंध होता, लेकिन चूंकि 4,4 नहीं है इसलिए ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ऐसे ही अब हम बात करते हैं अगले रिलेशन पर, और अगला रिलेशन है हमारा 1,2, 2,1, 2,3, 1,1, 2,2, 3,3। इसमें भी हम देख रहे हैं 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, लेकिन 4,4 इसमें मौजूद नहीं है। तो ये भी हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अगला रिलेशन है कि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, चारों के हमें सेम इमेज मिल गए हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है वो स्वतुल्य संबंध होगा। अब यहां एक और बात ध्यान रखनी है कि हमें अपने डबलेट से मतलब है, उसके अलावा क्या है उस रिलेशन में, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये जो एलिमेंट अगर लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे और अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या देखना है? हमें देखना है अपने डबलेट्स। मतलब एक अगर है हमारे सेट में 1, 2, 3, 4 एलिमेंट हैं तो चारों के हमें सेम इमेज मिलने चाहिए। दूसरे जो पोर्शन जो हमने परिसर बताया था उसे इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज। तो 1 की इमेज 1 होनी चाहिए, 2 की इमेज 2 होनी चाहिए, 3 की इमेज 3 और 4 की इमेज 4 होनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो रिलेशन है हमारा, ये क्या है कि स्वतुल्य संबंध है। अब बात करते हैं सममित संबंध की। साथियों, बहुत मेहनत की है ये वीडियो बनाने में और हम प्रयास कर रहे हैं, ये छांट छांट के हमने एग्जाम्पल ऐसे लिखे हैं जिसमें सारी कंडीशनें आ जाएं। तो हम आपसे ये निवेदन करेंगे और हम अपेक्षा भी आपसे रखेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि सभी साथी जो स्टूडेंट हैं क्लास 12th के, जिनका ये पोर्शन छूटा हुआ चल रहा है, उन्हें इसका फायदा भी मिल सके और हम लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि इतने लोगों का हमसे हमारे इस प्रयास से फायदा हो रहा है, तो हम और बेहतर प्रयास करने की कोशिश करेंगे। साथ ही नीचे कमेंट में ये भी बताएं कि इस वीडियो में क्या अच्छाई है और क्या कमी है, जिसे आगे के जो वीडियो हैं उनमें उस चीज को सुधारा जा सके। तो साथियों, अब बात करते हैं सममित संबंध की। अपनी बात पर लौटते हैं। तो सममित संबंध जब हम देखते हैं तो सिमेट्रिक हमारा जो रिलेशन है वो ये कहता है कि अगर A, B R में है तो B, A R में होना चाहिए। ये कंडीशन अगर है तो हम कह देंगे कि वो हमारा जो रिलेशन है वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अब देखते हैं कि पहला है 1,2, तो इसकी जो रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2,1। क्या 2,1 इसमें है? नहीं है। जब एक ही नहीं है तो आगे हमें जांच करने की जरूरत नहीं है। तो यह संबंध हमारा संक्रामक संबंध नहीं होगा। इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है इन्हें समझने का। बिल्कुल मैंने सारे ऑप्शंस रखे हैं जिससे कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो सकते हैं। अगर ये पूरे आपने इस पे केवल टिक लगा लिए, मैक्सिमम कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखिए आप अगला देखते हैं हम
जैसे इसमें 2 3 था तो 2 3 के लिए 3 2 होना चाहिए, नहीं है तो वो सममित संबंध नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं 1 2। अब इसका इमेज देखिए 2 1 है, पहले का इमेज 2 1 है, 2 1 का इमेज 1 2, दोनों का एक ही बात है। 1 1 का इमेज क्या होगा? 1 1 का इमेज होगा 1 1, क्योंकि उल्टा करेंगे तब भी सेम ही रहेगा। तो इनके तो डबलेट मिल ही जाएंगे, इनके इमेज मिल जाएंगे सेम, ये भी सेम है ये भी सेम है, मतलब ए बी है तो बी ए है, ए बी है तो बी ए है, ए बी है तो बी ए है। अब 1 और 3 दिया हुआ है तो इसका उल्टा क्या चाहिए हमें? 3 और 1। 3 और 1 पूरे संबंध में कहीं हमें दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब क्या है कि ये भी जो है सममित संबंध नहीं है। अगली बात करते हैं कि 1 कॉमा, इसमें देखिए 1 2 है तो 2 1 है, ठीक है। 2 3 है तो 3 2 नहीं है। कहने का मतलब ये भी सममित संबंध नहीं है। लास्ट वाले की बात करते हैं कि 1 1 अगर है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसका उल्टा भी 1 1 ही होगा, 2 2 3 3 4 4, ये तो उल्टा सीधा एक समान है। अब बात करते हैं 1 2 की, और इसका उल्टा क्या होगा? 2 1, उसके बाद है 2 3। अब इसका उल्टा चाहिए हमें 3 2। 3 2 सवाल में कहीं नहीं है, हम चाहें तो इसमें लिख लेते हैं चलो, क्योंकि एक संबंध तो ओके होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 3 2 लिख दें तो आप चेक कर सकते हैं कि जितने भी जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके जो इमेज देखेंगे ए और बी के फॉर्म में तो सबके बी और ए मौजूद हैं। इसलिए ये जो संबंध है वो क्या होगा? सिमेट्रिक संबंध होगा। अगली बात करते हैं हम संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना है हमें कि ए और बी अगर किसी रिलेशन में है और बी और सी अगर उसी रिलेशन में है तो उसका ए और सी होना जरूरी है, तो वो संक्रामक संबंध होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं कि इसे हमें कब चेक करना है कब नहीं चेक करना, कि अगर ए और बी दिया है फिर कहीं पर भी बी और सी नहीं मिले तो हमें ए सी चेक करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये जो संबंध है वो संक्रामक है। नहीं है क्या कि ए बी अगर दिया है और बी सी, कहने का मतलब इसकी जो इमेज है वो इसका डोमेन अगर बन जाती है तब हम ए और सी चेक करेंगे। अगर डोमेन नहीं बनी तो हम इसे ए सी को चेक नहीं करेंगे। जैसे देखिए 1 2, 1 2, तो इसे मान लो ए और इसे मान लो बी। तो अगर बी की बी पहले कहीं है, ये है देखो बी और ये सी हो गया, तो अब ये बन गया देखिए 1 2 और 2 3, ए बी और बी सी। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए सी क्या है? 1 3 इसमें होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसलिए यह संबंध संक्रामक संबंध नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि 1 2 है तो इसे मान लो हम क्या कि ए और इसे बी, और अब देख रहे हैं 2 से स्टार्ट, बी से शुरू होना चाहिए तो बी से शुरू हो गया बी, तो ये हो गया बी सी, यही तो हो जाएगा। तो अब ए बी और बी के बाद जो भी आए, अब देखिए ए के बराबर आ गया तो हम इसे ए नहीं लिखेंगे सी ही मानेंगे, दिमाग में मानेंगे, लिखना कहीं नहीं होता है। तो सी यहां अगर हो गया तो इसका मतलब हमें ए और सी चाहिए, ए की जगह 1 और बी की जगह 1। तो क्या 1 1 कहीं है? बोले है। गौर से समझ लीजिए कि इसे ए और इसे बी, तो फिर ये बी और सी हो जाएगा। ये सी जो है वो ए के बराबर हो रहा है तो इसका मतलब ए नहीं लिखेंगे, इसे सी रखेंगे। तो कहने का मतलब अब हमें चाहिए क्या? ए और सी, ए का मतलब 1 और सी का मतलब 1, 1 1 चाहिए, जो कि हमें मिल गया। अभी देखिए यहां एक कंडीशन और बन रही है। कंडीशन क्या बन रही है कि 1 2 को ए बी लिखें
तो 2 से एक ये भी एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जब ये स्टार्ट हो रहा है तो इसे B मान के और इसे C मान लेंगे। ध्यान से समझ लेना, वो सब पर चेक करने की कोशिश करेंगे। तो ये B जहां से अब यहां से स्टार्ट हो रहा है B, तो अब B और C अब A की जगह होना चाहिए 1 और C की जगह कितना होना चाहिए 2। 1,2 क्या इसमें कहीं है? बोले हाँ पहला ही है, 1,2 पहला है। इसका मतलब इसका भी AC मौजूद है। अब देखिए 2 से और तो कोई, ये B को अगर 2 मान ले तो 2 से और तो कोई सेट स्टार्ट ही नहीं हो रहा, छोड़ दिया हमने। अब दूसरे को चेक करते, सबको चेक करना पड़ेगा, प्रत्येक को। समझिए, इसे मान लो क्या A और इसे मान लो B, ठीक है ना? तो जब इसे A और B मानेंगे तो अब B की जगह कितना होना चाहिए 1। तो 1 से एक ये स्टार्ट हो रहा है और एक ये स्टार्ट हो रहा है, तो पहले इसे चेक कर लो। तो इसे B और इसे C मान लें तो अब देखिए A की जगह होना चाहिए 2 और C की जगह कितना होना चाहिए 1। तो 2,1 कहीं इसमें होना चाहिए, जो कि इसी में पहले में ही मौजूद है 2,1। क्लियर? अब ऐसे ही देखें, इसे माना था A B और ये हो जाएगा B C, क्योंकि देखिए B 1 है तो B इसका 1 है, ठीक है, इसका डोमेन है। तो अब देखें यहां से, देखिए इसका मतलब A की जगह 2 होना चाहिए और C की जगह कितना होना चाहिए 3। तो A और C का मतलब 2,3 क्या इसमें कहीं है? बोले नहीं है। अगर नहीं है तो ये भी संबंध जो है वो संक्रामक नहीं होगा। समझ लें इस बात को कि अब आगे चेक करेंगे, वैसे चेक करने की अब जरूरत नहीं रही। अब आगे अगर चेक करेंगे तो इसे मान लेंगे A और इसे मान लेंगे B। तो अब B की जगह क्या है 1, तो B, C हो जाएगा। तो AC का मतलब 1,3 जो कि पहले से है। ऐसे ही इसे मानेंगे A और इसे मानेंगे B, तो अब 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा कितना B और C। समझिए इसी बात को, गौर से समझना होगा इसे। तो यहां बना B की जगह 2 है, तो 2, C का मतलब 1, 2,1 होना चाहिए, जो कि ये वाला है पहले से। कहने का मतलब ये बाकी सब हैं, लेकिन एक कंडीशन नहीं थी, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया कि ये संक्रामक नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए, चीजों को बार बार बताने में समय ज्यादा लगता है। तो अब देखें, अगली बात हम करते हैं इस संबंध की, लास्ट सेकंड की, कि 1,2 है, 2,1 है। देखें कि A B और B और C, तो A C का मतलब 1,1 है, इसमें ये वाला काम खत्म। अब देखें A B तो लिखा है, B की जगह 2 कहाँ है, यहाँ भी, इसे भी B मान सकते हैं, इसे भी मानेंगे B। तो अब B के साथ यहाँ C कितना आ रहा है 3, तो 1,3 चाहिए इसमें, क्या है नहीं है, 1,3 नहीं है, इसका मतलब ये भी संक्रामक नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम इसको चेक करें तो इसे अगर C मान लेंगे तो A, B और B, C, तो A की जगह 1 होना चाहिए, B और C की जगह 2 होना चाहिए, तो 1,2 पहला ही वाला है, हो जाएगा कहने का मतलब, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन नहीं बनी, इसलिए हमने क्या कह दिया, ये संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं कि अगर R को देखिए 1,1 है, तो A B और 1, कुछ है, ये है B और C, तो 1,2 होना चाहिए, 1,2 होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये भी संक्रामक संबंध नहीं है। इस तरीके से हम इन सभी संबंधों को चेक कर लेते हैं कि कौन सा संक्रामक है और कौन सा संबंध संक्रामक संबंध नहीं है। अब अगर ऐसा कोई संबंध आ जाता जिसमें तीनों ये फॉलो, ऐसे करके तीनों फॉलो हो जाते, इसमें अगर ये तुल्यता संबंध ये भी लग जाता संक्रामक, तो इस संबंध को हम कह देते थे तुल्यता संबंध, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज का एक सवाल हम आज कराएंगे इस वीडियो में, शेष सवाल के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आते हैं पहले सवाल पर। तो साथियों, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया है कि यदि कोई सेट A बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ये एलिमेंट है उसके, और रिलेशन को ही दर्शाया गया है कि R जो है वो क्या है, उसमें X और Y एलिमेंट होंगे और X Y ऐसे होंगे जो 3X माइनस Y इक्वल टू आना चाहिए 0। तो अब हम इसके ऑर्डर्ड पेयर पहले लिखेंगे। तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाएगा वो क्या, कि यहाँ से देखें कि 3X माइनस Y बराबर हर बार 0 आना चाहिए, या इसे थोड़ा सा ऐसे लिख लें कि 3x बराबर होना चाहिए क्या, y बराबर 3x। तो अब देखें x बराबर लीजिए 1, ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा 3, जो कि 3 भी इसमें है। ध्यान रखेंगे y भी इसमें होना चाहिए, x को तो हम अपनी मर्जी से लेंगे। तो देखें अब x बराबर ले लो 2, तो y बराबर हो गया 2 3 जा 6, तो ये 6। अब x बराबर ले लो 3, तो 3 3 जा 9, ये हो गया। और अब x बराबर ले लो 4, और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और x बराबर ले लो 5, तो 5 3 जा हो जाएगा 15, जो कि इसमें मौजूद नहीं है। तो कहने का मतलब इससे आगे का कोई एलिमेंट नहीं आ पाएगा, क्योंकि y जो है वो x का 3 गुना होना चाहिए। तो x वहीं 4 तक जा पाएगा, 5 तक करेंगे तो 5 का 3 गुना 15 हो जाता है, जो कि इसमें एलिमेंट मौजूद ही नहीं है। तो इसके ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए, बस प्रॉब्लम इतनी तो थी। अब हमें बताना है कि ये जो संबंध है वो संक्रमक, वो स्वतुल्य है कि नहीं है, संक्रमक है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है। तो देखें जब हम स्वतुल्य के लिए बात करेंगे तो यहां लिखेंगे कि यहां कंडीशन लिखेंगे भाई साहब, क्या लिखेंगे, कंडीशन। कंडीशन में देख रहे हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट थे वो 1 2 3 4 14 तक एलिमेंट थे, और स्वतुल्य संबंध कहता है तो क्या होना चाहिए कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 ये होना चाहिए कि हैं। तो हम लिखेंगे कि A A, ठीक है ना। इस तरह का कोई ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इस रिलेशन में नहीं है। A का जैसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में मौजूद नहीं है, अतः संबंध कैसा है, स्वतुल्य नहीं है। बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि क्या करना होता है हमें, कि संबंध जो है वो यहां स्वतुल्य नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि संक्रमक के लिए और सममित के लिए। अब सिमेट्रिक संबंध के लिए हमें क्या चाहिए समझिए। सिमेट्रिक के लिए अगर 1 और 3 है तो इसमें 3 और 1 भी होना चाहिए। क्लियर। तो 1 और 3 है, 3 और 1 है क्या, नहीं है। 2 और 6, 6 और 2 है कहीं, नहीं है। तो हम लिखेंगे कि इफ A, B belongs to relation and क्या कि B, A, अब B, A चाहिए जो कि not belongs to relation, B, A रिलेशन में नहीं है, अतः R जो है वो सममित नहीं है। अब हम बात करते हैं संक्रमक की। संक्रमक में क्या कहा गया कि A, B और B, C। तो देखें A, B का मतलब ये A है और ये B है, तो B की जगह 3, तो B, C, यही तो हुआ। तो A और C होना चाहिए, मतलब A, 9 इसमें होना चाहिए, क्या है, नहीं है। तो हम लिखेंगे कि यहां क्या देख रहे हैं हम कि A, B belongs to R, B, C belongs to R, but क्या कि A, C not belongs to R, अतः R जो है वो संक्रामक नहीं है। इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। आपको बता दूं, इस प्रश्नावली का
क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम अगले वीडियो में करवाएंगे। तो उस वीडियो को कोशिश करें कि आपसे मिस ना हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरे साथियों को भी शेयर करते रहिए। और नीचे कमेंट में हमें ये बताइए कि आपके एग्जाम की तैयारी के लिए हमसे आप और क्या बेहतर की उम्मीद करते हैं। हम प्रयास करेंगे आपकी एग्जाम में जो हमसे हेल्प हो सकती है हम उसे पूरा करें। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।